नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी पीजीटी हिंदी की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रश्न जो है आदिकालीन साहित्य पर आधारित है और इस वीडियो में हम सभी लोग आदिकालीन से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया? तो इसका जो सही विकल्प है ऑप्शन बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा युग्म अशुद्ध है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, बीज वपन काल। ये आपका अशुद्ध है, क्योंकि बीज वपन काल जो नाम दिया गया था वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिया गया था, मिश्र बंधु के द्वारा नहीं दिया गया था। बाकी तीनों आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा है? इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल का नाम किसने दिया? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया? तो इसका जो सही विकल्प है ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत युग नाम इनके द्वारा दिया गया। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, राहुल संस्कृतायन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, राहुल संस्कृतायन। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग का नाम किसने दिया? तो राहुल संस्कृतायन ने दिया, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, आदिकाल हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान कौन थे? तो इसका जो सही विकल्प होगा राहुल संस्कृतायन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आदिकाल के लिए बीज वपन काल नामकरण किसने दिया? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न देखते हैं, आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। अगला प्रश्न देखते हैं, आदिकाल को वीर काल नामकरण किसने दिया? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल नाम दिया आदिकाल को। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम दिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, गद्यकाल। गद्यकाल आदिकाल का नाम नहीं है, बल्कि वीर गाथा काल, चारण काल और सिद्ध सामंत काल ये आदिकाल के नाम हैं। आगे प्रश्न देखते हैं, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? तो मिश्र बंधुओं ने आदिकाल के प्रारंभिक काल नाम दिया, मिश्र बंधुओं के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आदिकाल को आधार काल किसने कहा? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर मोहन अवस्थी। आदिकाल को आधार काल डॉक्टर मोहन अवस्थी ने कहा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। ये सूची मिलान करना है। तो सूची मिलान में देखिए, एक तरफ दिया गया है इतिहासकार और दूसरा तरफ नामकरण। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल दिया था नाम, तो ए को हम मिलाते हैं दूसरे से, ठीक। और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल बोला था, तो इसको मिलाते हैं चौथे से। राहुल संस्कृतायन जी ने सिद्ध सामंत काल नाम दिया था और मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल नाम दिया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस साहित्यकार ने अपने इतिहास साहित्य ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का परिवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नाम खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है?
तो इसका जो सही विकल्प होगा 1050 संवत से माना है रामचंद्र शुक्ल ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 693 ईस्वी से हिंदी साहित्य का आदिकाल माना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा क्या है? तो बौद्ध धर्म की जो साहित्य की भाषा है वो पाली है, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी भारतेश्वर बाहुबली रास। आगे देखते हैं, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए भारतेश्वर बाहुबली रास। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25, शालिभद्र सूर की रचना का नाम क्या है? तो इसका जो सही विकल्प होगा भारतेश्वर बाहुबली रास। अगला प्रश्न देखते हैं, पंच पांडव चरितरास के रचयिता कौन है? तो पंच पांडव चरितरास के रचयिता हैं शालिभद्र सूर जी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26, 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी ढोला मारूरा दूहा। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी पतंजलि। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख पतंजलि ने किया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29, अवहट भाषा से तात्पर्य क्या है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए ग्रामीण अपभ्रंश। अगला प्रश्न देखते हैं, अवहट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी शिक्षा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31, राहुल संस्कृतायन के अनुसार चार्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध हैं। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए सरहपा। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिकांश साहित्यकार के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी सरहपा, जिनको सरहपाद भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूर्य हिंदी के प्रथम कवि हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए गणपत चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूर्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिद्धों का प्रथम कवि कौन है? तो सरहपा जी सिद्धों के प्रथम कवि माने जाते हैं, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, सिद्धों में सबसे पुराना कौन है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी सरहपा। अगला प्रश्न देखते हैं, सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो इसका जो सही विकल्प होगा पंडित राहुल संस्कृतायन ने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगला प्रश्न देखते हैं, राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी सरहपा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, राहुल संस्कृतायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? ऑप्शन सी सरहपा, टीजीटी 2016 में आया था। हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को माना जाता है, टीजीटी 2009 में आया था ये प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं, पीजीटी 2009 में आया था, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो इसको माना है राम कुमार वर्मा जी ने, ऑप्शन ए। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि राम कुमार वर्मा जी ने माना है। अगला प्रश्न देखते हैं, शाहजहां के प्रवर्तक कौन है? तो शाहजहां के प्रवर्तक सरहपा जी को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए पुरानी हिंदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का नाम दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, प्रगताभास हिंदी से आशय है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी अपभ्रंश। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 44, 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 45, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम दिया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 46, पुरानी हिंदी नामकरण किसने दिया? तो इसका जो सही विकल्प होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न देखते हैं, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी राजा मुंज को।
पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि राजा मुंज को स्वीकार किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू को, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? तो अपभ्रंश के प्रथम महाकवि माना जाता है स्वयंभू को, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है स्वयंभू की कृत का नाम बताइए। तो पाउमचरी इनका प्रसिद्ध कृत है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, पाउमचरियु किसकी रचना है? तो स्वयंभू की रचना है पाउमचरियु। अगला देखते हैं, इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी पाउमचरियु। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए भविष्यत कहा। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 55, अपभ्रंश का भवभूत किसे कहा जाता है? भवभूत कहा जाता है पुष्पदंत को, ऑप्शन बी। अपभ्रंश का भवभूत कहा जाता है पुष्पदंत को। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? तो पाउमचरियु पुष्पदंत की नहीं है, स्वयंभू की रचना है। बाकी तीनों रचना पुष्पदंत की हैं, महापुराण, जसहरचर्यु और जयकुमार चर्यु। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 57, कौन सी रचना स्वयंभू की नहीं है? तो स्वयंभू की रचना महापुराण नहीं है। ठीक। महापुराण किसकी रचना है? महापुराण रचना है पुष्पदंत की। बाकी तीनों रचना आप स्वयंभू की रचना है। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 58, महापुराण के रचनाकार कौन है? तो महापुराण के रचनाकार पुष्पदंत जी हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि कौन थे? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए अमीर खुसरो। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 60, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि? तो आपको पता ही होगा अमीर खुसरो जी हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61, मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया? तो अमीर खुसरो ने किया है मुकरी लिखने का प्रयास। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो की पहेलियाँ तथा मुकेरियाँ का उद्देश्य क्या था? तो जो उद्देश्य था वो मनोरंजन के साथ लोक व्यवहार की शिक्षा देना था, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, आदिकाल में पहेलियों एवं मुकेरियों की रचना करने वाले कवि कौन हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा अमीर खुसरो, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन शिलांकित कृति है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी राउल बेल। राउल बेल जो है शिलांकित कृत है और यह गद्य और पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है। ठीक। चलिए अगला, राउल बेल किस तरह की रचना है? तो गद्य और पद्य मिश्रित चंपू काव्य रचना है राउल बेल। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी उक्त व्यक्ति प्रकरण, ऑप्शन बी। उक्त व्यक्ति प्रकरण व्याकरण के रूप में प्रतिष्ठित है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, उक्त व्यक्ति प्रकरण यह ग्रंथ है तो किस चीज़ का ग्रंथ है? ये व्याकरण का ग्रंथ है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, उक्त व्यक्ति प्रकरण का रचनाकार कौन है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए दामोदर शर्मा जी हैं। उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार दामोदर शर्मा जी हैं। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 69, निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? तो उक्त व्यक्ति प्रकरण व्याकरण ग्रंथ है, ऑप्शन सी। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 70, इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए ब्रजभाषा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी रासो साहित्य। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्धों में से नहीं है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी सारंगधर। सारंगधर 84 शिष्यों में से नहीं है, जबकि कुकृपा, कन्हपा और विरूपा ये 84 शिष्यों में से माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। अगला है, सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो इसकी संख्या 84 मानी जाती है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न चेक करते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए
जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजन वर्णन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 75, रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, ब्रजभाषा में। रासो ग्रंथ जो हैं ब्रजभाषा में लिखे गए थे। ठीक, और उस समय की जो भाषा डिंगल और पिंगल शैलियाँ थी उसी के माध्यम से लिखे जाते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, वीर गाथाकालीन रासो काव्यों में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है? तो इसका जो सही विकल्प होगा कृष्ण लीला का प्रतिपादन नहीं है, ऑप्शन सी। ठीक, बाकी आश्रयदाता की प्रशंसा करना, अतिरंजनपूर्ण इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण, युद्धों का सजीव वर्णन, ये सब वीर गाथा काल रासो काव्यों की विशेषता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी साहित्य के 700 से लेकर 1400 के कालखंड को ग्रेसन ने क्या नाम दिया है? तो इसका जो सही विकल्प होगा चारण काल नाम दिया है जॉर्ज ग्रेसन ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 78, बीसल देव रासो में किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, गे शैली का प्रयोग किया गया है बीसल देव रासो में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है? तो बीसल देव रासो के रचनाकार नरपत नाल जी हैं, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 80, बीसल देव रासो में बीसल देव की पत्नी कौन थी? तो बीसल देव की पत्नी का नाम था राजमती, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, बीसल देव रासो के रचयिता कौन है? तो बीसल देव रासो के रचयिता नरपत नाल जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बीसल देव रासो के रचयिता नरपत नाल, वही प्रश्न फिर पूछा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 83, निम्नलिखित रासो ग्रंथों में कौन सा काव्य एक प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, बीसल देव रासो। बीसल देव रासो प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस ना होकर श्रृंगार रस है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, बीसल देव रासो। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 85, राजमती से रूठकर बीसल देव कहाँ चले गए थे? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। राजमती से रूठकर बीसल देव उड़ीसा चले गए थे। अगला प्रश्न है, किस रासो ग्रंथ को आलाखंड के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही विकल्प होगा जगनिक का परमाल रासो को आलाखंड का नाम से जाना जाता है। आला और उदल दोनों सगे भाई थे और बुंदेलखंड में ये वीर लोकगीत के रूप में गाया जाता है आला को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आलाखंड के नाम से कौन सा काव्य प्रचलित है? तो इसका जो सही विकल्प होगा परमाल रासो, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 88, आला और उदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि कौन है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, जगनिक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 79, आलाखंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम क्या है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, परमाल रासो। परमाल रासो इसका दूसरा नाम है आलाखंड का और इसके रचयिता जगनिक हैं। अगला प्रश्न है, आलाखंड का दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन ए, परमाल रासो। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 91, परमाल रासो काव्यकृत के कवि का नाम क्या है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, जगनिक। अगला प्रश्न है, आला और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्वक लड़ाइयों का वर्णन किसमें मिलता है? तो परमाल रासो में मिलता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, कवि जगनिक की रचना का नाम क्या है? तो कवि जगनिक की रचना का नाम जो है वो आलाखंड है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 94, परमाल रासो के लेखक कौन है? तो परमाल रासो के लेखक हैं जगनिक। अगला प्रश्न है 95, आला और उदल किस राजा के सामंत थे? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, परमाल रासो परमाल के सामंत थे। आला और उदल राजा परमाल के दरबार के सामंत थे, उनकी वीरता का वर्णन जगनिक ने परमाल रासो में किया है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, 12 बरस ले कुकुर जी हैं और 13 बरस ले जिए सियार और बरस 18 छत्रे जी हैं, आगे जीवन को धिक्कार एक किस विधा में रचा गया है? तो आला में इसका वर्णन है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? तो इसका जो सही विकल्प होगा पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 98, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम कवि रामचंद्र शुक्ल ने माना है। आगे प्रश्न देखते हैं,
पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक कौन हैं? तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी चंद्रवरदाई हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो चंद्रवरदाई हैं, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो के कवि कौन हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी चंद्रवरदाई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताइए। चंद्रवरदाई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी महाराजा पृथ्वीराज चौहान के। अगला प्रश्न देखते हैं पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? तो पृथ्वीराज रासो जो है चंद्रवरदाई की रचना है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त थे? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी संयोक्ता के प्रति अनुरक्त थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता कौन थे? तो पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता थे सोमेश्वर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 109। इसमें सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। तो बीसलदेव रासो, तो बीसलदेव रासो की रचना किसने की थी? नरपतनाल ने की थी। इसको हम मिलाते हैं दूसरे से, ठीक। पृथ्वीराज रासो इसकी रचना की थी चंद्रवरदाई ने। और परमाल रासो का रचनाकार कौन है? जगनिक हैं। खुमान रासो के दलपत विजय हैं, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है खुमान रासो के रचयिता कौन है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी दलपत विजय। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 111। खुमान रासो के रचयिता कौन है? तो दलपत विजय जी हैं, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी सिख साहित्य आदिकालीन धारा में उपलब्ध नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संवत 1050 से लेकर 1375 की कालावधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीर गाथा काल के रूप में नामकरण किसने किया था? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा क्या है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत तक माना जाता है। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। निम्नलिखित में से कौन वीर गाथा काल की रचना नहीं है? तो इसका जो सही विकल्प है ऑप्शन डी भक्तमाल। भक्तमाल जो है वीर गाथा काल की रचना नहीं है। तो आपको ये प्रश्न कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में इसी प्रकार के प्रश्न को आपको देखने को अगले वीडियो में मिलेंगे। और अगला टॉपिक जो होगा भक्तिकाल होगा। तो आप के लिए पूरा निःशुल्क क्लास पूरा चलेगा। बस आपसे एक अनुरोध है कि आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करके लोगों को शेयर कर दीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।